दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर गौरव दीक्षित स्टोरी टेलर के अगले अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश का पहला पब्लिक इलेक्शन अक्टूबर 51 से और फरवरी 52 तक चला था और उस पहली जो लोकसभा थी उसका टेन्योर 52 से 57 तक रहा था। दोस्तों 57 में जब दूसरा इलेक्शन हुआ उसके बाद रिव्यू हुआ, तो रिव्यू में देखा गया, ये समझा गया कि इलेक्शन किस टाइप का हो रहा है। क्या ये जो बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो रहा था, क्या ये वाकई एक फेयर इलेक्शन था? तो दोस्तों उस टाइम के रिव्यू में ये सामने आया था कि इलेक्शन जो बैलेट पेपर पे चल रहा है इसमें बहुत बड़े स्तर पे बूथ कैप्चरिंग हो रही है। तो इस बूथ कैप्चरिंग को कैसे रोका जाए? तमाम तरह के फीडबैक आए, बड़ी कमेटी गठित करी गई, तो ये पता लगा कि बूथ कैप्चरिंग को रोका जा सकता है अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन को रोका जाए, हटाया जाए। उसके लिए एक नए सब्स्टिट्यूट की सर्च शुरू हुई। तो उस सर्च में दोस्तों ईवीएम आया, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जिसमें दोस्तों आज हम जाते हैं और बड़ी शिद्दत के साथ उस पर वोट करके आते हैं। क्या हमने सोचा है ये ईवीएम मशीन जिस पे आज हम वोट कर रहे हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है? ये कब आई? क्या पहली बार जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जब वोट किया गया था तो क्या वो वोटिंग को एक्सेप्ट किया गया था? क्या माना गया था? इसे कानूनी अमली जामा कब पहनाया गया था? जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी जो स्टोरी है वो इसी ईवीएम की हिस्ट्री के ऊपर होगी दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो यूज़ था वो केरल के परूर विधानसभा सीट की लगभग 50 जो मतदान केंद्रों पे प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब चुनाव हुआ तो उसमें कोई दरअसल कानून ऐसा नहीं बना था। तो जो जैसा कि होता ही हमेशा, जो जीतता है वो तो उस चीज़ को अच्छा मानता है और जो हारता है वो उसमें दोष दिया करता है। ऐसा ही हुआ, हारने वाली पार्टियों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उस टाइम पे कोई कानून नहीं था, उस इलेक्शन को पूरी तरह से रद्द कर दिया दोस्तों। और ये बात थी 1982 की। केरल के इन 50 बूथों पर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ हुआ था। तो दोस्तों उसके बाद दरअसल काम शुरू हुआ कि इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कानूनी रूप से शामिल किया जाए, कानूनों में परिवर्तन किया जाए। तो दोस्तों इसी को लेके एक पहली बार पार्लियामेंट में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को अमेंडमेंट किया गया और ईवीएम के यूज़ को शामिल किया गया। इसके बाद दोस्तों 1992 में तभी जो लॉ मिनिस्ट्री थी उसने भी अपने लॉ में कुछ अमेंडमेंट करते हुए एक अधिसूचना को जारी किया और इसके यूज़ को लेकर दरअसल आम सहमति तो कुछ बाद में बन पाई थी 1992 में इसे शामिल करने के बाद, लेकिन आम सहमति एक्चुअली में 1998 में बन पाई थी। और इसी 1998 में पहली बार जब इलेक्शन हुए थे वो एमपी, राजस्थान और दिल्ली की विधानसभाओं पे हुए थे। उनमें सभी सीटों पे नहीं थे, दरअसल कुछ जगह कुछ उपचुनाव भी थे और उन पे ये पहली बार इसे यूज़ किया गया था। सारी सीटों पे नहीं, कुछ सीटों पे। उसके बाद पहली बार अगर हम बात करें ईवीएम मशीन की तो वो 2000 में पहली बार ईवीएम का यूज़ किया गया था और उसमें तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल तथा पुडुचेरी की कुछ सीटों पे सभी सीटों पर ईवीएम से चुनाव हुआ था। अच्छा, जो एक्चुअली में इसके पीछे की जो हिस्ट्री थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि क्यों आई थी। एक्चुअली की बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए ये पहली बार आई थी। अब उसके बाद इसे कई बार सामना भी करना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट तक गई थी ईवीएम। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जब जो हुआ था उसे रद्द भी किया था। लेकिन आज ईवीएम को देश के चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और कोर्ट, हाई कोर्ट भी हो, उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पे उठाए गए सवालों को सिरे से नकार दिया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर चुनाव के बाद ये बोलता है कि ईवीएम में अगर कहीं पे किसी को दिक्कत है, ईवीएम में कोई टेक्निकल फॉल्ट नज़र आता है
तो वो ईवीएम को बाहर भी रखता है, बोलता है कि आप सभी को आइए और इसमें अगर कोई कहीं पे किसी भी तरह की आपको खामी लग रही है तो आप देश के किसी बड़े इंजीनियर को भी लाके, और इसमें आपको शक है कि ईवीएम में कोई त्रुटि है या ईवीएम में दरअसल वोटों का हेरफेर किया गया है, उन्हें साबित करें आके। तो ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, लेकिन हारने वाले लोग जो है ईवीएम को दोष जरूर देते हैं। तो दोस्तों जो ईवीएम है इसकी अगर मैं बात करूं कि इसमें इसकी कैपेसिटी क्या है, तो दोस्तों एक्चुअली इसमें 64 कैंडिडेट के नाम को ऐड किया जा सकता है एक ईवीएम मशीन में, और 3840 वोट इसमें दर्ज हो सकते हैं। दोस्तों ईवीएम को एक्चुअली में देश की 2 पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनियां, जिनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद बनाता है। दोस्तों अब पहली बार अगर मैं बात करूं कि इसके विश्वसनीयता पे सवाल कब उठा था, एक्चुअली 2009 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन लीडर, हालांकि वो आज भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर, लेकिन वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हैं, श्री LK आडवाणी जी, उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था, उन्होंने धांधली का आरोप लगाया था, जो कि ऑन रिकॉर्ड है एक्चुअली। लेकिन उसके बाद देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाज पार्टी रही हो, यहाँ तक कि आज में अभी हरियाणा इलेक्शन के बाद कांग्रेस ने भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईवीएम दरअसल उसकी बैटरी जो थी, जिसमें ज़्यादा 90 या एबव 90% चार्ज थी, उसमें वो हार रही हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि देश की सभी बड़ी पार्टियों ने इसके बाद ईवीएम पे आरोप भी लगाए थे, धांधली के आरोप लगाए कि ईवीएम से वोटों में छेड़छाड़ होती है, हेराफेरी होती है। लेकिन समझ में दरअसल ये बात सोचनी है कि जब वो पार्टी सत्ता में आ जाती है तब ईवीएम पे कोई दोष नहीं लगाया जाता है। जो चुनाव जीत जाता है वो ईवीएम पे किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं करता है, और हारने वाले लोग ईवीएम पे दोष लगाते हैं। अपनी हार की समीक्षा न करते हुए ईवीएम को दोष जरूर दिया जाता है। तो जैसा कि आप सभी लोग समझते हैं कि ईवीएम में कमी है या लोग अपनी ईमानदारी के साथ हार की समीक्षा नहीं करते हैं, दोस्तों निर्णय आपको करना है, आपको भी समझना है ईवीएम अच्छी है या बुरी है। हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ काफ़ी अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि ईवीएम के आ जाने के बाद से बूथ कैप्चरिंग जैसी समस्या खत्म हो गई है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। आज के अंक में इतना ही, आगे हम किसी दूसरी कहानी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।